क्लियर कर लिए, वो मान के चलना कि उन्होंने हर प्रकार का जो प्रश्न अगर एग्जाम में तुम्हारे आया तो वो हर प्रकार का प्रश्न तुम कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो उसके अंदर देखो कुछ चीजें मैं आपको और नोट करवा देता हूं कि जैसे मान लो कि आपने एनवा पद तो ये ज्ञात किया था, एनवा पद, एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, जिसको हम कह रहे हैं ए एन, फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है, एनवा पद, और जिसको हम क्या कह रहे हैं, व्यापक पद कह रहे हैं, व्यापक पद कह रहे हैं। ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कुछ संख्याओं के लिए, जैसे मान लो कि हमारे पास में n प्राकृत संख्याओं का जैसे योगफल आता है, क्या आता है, योगफल। तो योगफल को हम बोलते हैं योगफल, देखिए योगफल। अब योगफल को बेटा कहा जाता है सम, क्या कहा जाता है, सम। सम यानी होता है जोड़ना, जोड़ना या योग। आ रही बात समझ में? इसलिए जब भी योगफल पढ़ेंगे तब अपन क्या यूज करते हैं, एस, और एस एन का मतलब हो जाता है एन पदों का योग। क्या हो जाता है, एन पदों का योग या योगफल। योग या योगफल एक ही वर्ड है। ठीक है, तो एस एन का मतलब हो गया, जैसे ए एन को हम ये पढ़ते हैं, एनवा पद पढ़ते हैं, तो एस एन को क्या पढ़ेंगे, एन पदों का योग। ये सबको पता होना चाहिए। एस एन का मतलब एन पदों का योगफल, एस एन का मतलब एन पदों का योगफल। क्लियर? अब ये एस एन जो है वो दो तरह से ज्ञात किया जाता है। कितने तरीके से ज्ञात किया जाता है, दो तरीके से। दो फॉर्मूले हैं आपके पास में, आपने ये पढ़ा होगा, एस एन इज इक्वल एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला है जो कि एन पदों के योगफल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एन पदों के योगफल को। और एक फॉर्मूला आपने शॉर्ट फॉर्मूला ये पढ़ा है, एन बटे 2 ए प्लस एल, एक ये पढ़ा है आपने, यही पढ़ा है ना। अब इसमें आपको सबको पता है कि बेटा n तो क्या होती है, पदों की संख्या। n क्या होती है, पदों की संख्या। ठीक है, और a क्या होता है, प्रथम पद। a क्या होता है, प्रथम पद होता है। और d क्या होता है, d सार्व अंतर होता है। d क्या होता है, सार्व अंतर होता है। ऐसा ही पढ़ा है ना हमने। और यहां पर देखिए ये n क्या है, वही n पदों, ये n क्या है, पदों की संख्या है। a क्या है, प्रथम पद है। l क्या है, ये l होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। आ रही बात समझ में कि l, ये l का मतलब होता है लास्ट, लास्ट, लास्ट का मतलब अंतिम। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर कोई ऐसा जो है मान या ऐसा कोई पद नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए कि a क्या है, n क्या है, d क्या है, l क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अब इसके अंदर देखो, ये फॉर्मूले तो आपने पढ़े ही हैं, पढ़े हैं, दोनों आपके पास लिखे हुए भी हैं। अब अगर मान लो आपके पास में n प्राकृत संख्याएं हो, क्या हो, n प्राकृत संख्याएं हो, तो उनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का जो योग है, किनका, n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो वो योगफल का सूत्र जो आता है बेटा एस एन से लिखेंगे हम। एस एन का मतलब जो n संख्याएं हैं, n संख्या, अरे भाई यहां समझिए आप, प्राकृत संख्याएं कौन सी हो गई, अरे भाई जो एक से स्टार्ट होती हैं, एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डैश 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 आगे तक जो संख्याएं हैं वो सब क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो जैसे 5 प्राकृत संख्याएं हैं तो n का मान 5 हो गया, 11 प्राकृत संख्याएं हैं तो n का मान 11 हो गया। तो उसका जो योगफल ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, वो फॉर्मूला है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे तो वहां पे ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको पूछ लिया जाए n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे ये n और ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये n पदों का यानी n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। आ रही है बात समझ में? अब इसके अंदर देखो प्राकृत संख्याएं दो तरह की हो सकती हैं। कितने तरीके की हो सकती हैं? दो तरह की। कौन कौन सी भाई? प्राकृत संख्याओं में होती है सम भी होती है, सम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी अगर प्राकृत संख्याएं केवल कौन सी हो? सम हो। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8, ऐसे ये क्या है? सम ही तो है ना। तो इन सम संख्याओं का अगर योगफल अगर अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वो फॉर्मूला आप लिखोगे कि भाई सम संख्याओं के लिए हो जाएगा n+1। क्या हो जाएगा? n+1, ठीक है। और यही बात अगर अपन किसके लिए देखें? विषम n प्राकृत संख्याओं का योग, यह अगर डिफाइन करें तो वो किस प्रकार से लिखेंगे? वो आप लिखेंगे n² से, केवल n² से, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है कि प्राकृत संख्याएं हो तो उनका योगफल हम डिफाइन करते हैं किसके द्वारा? इसके द्वारा, ठीक है। अगर सम संख्याएं दी गई है, केवल ही क्या दी गई है? सम संख्याएं दी गई है, तो उनका योगफल हम जो है ज्ञात करेंगे n ब्रैकेट n+1, ये हो जाए। देखो प्रश्न है, यदि an बराबर 9 - 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है। कौन सा पद है? nवां पद, क्योंकि देखो an लिखा है और an को हम क्या पढ़ते हैं? an को क्या पढ़ते हैं हम? बताया था मैंने आपको, क्या पढ़ते हैं? nवां पद। क्या पढ़ते हैं? nवां पद पढ़ते हैं ना। तो ये nवां पद दिया गया है, तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। सार्व अंतर का ये तो हमने पढ़ा है कि सार्व अंतर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 - a1। सार्व अंतर को d से लिखते हैं और ये होता है a2 - a1, यही होता है। तो हम यहां पे देखिए कि an ये हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि भाई an nवां पद है 9 - 5n, ये दिया गया है। क्लियर? अब यहां से देखो कि हम इसको तो दे देते हैं समीकरण संख्या 1, ठीक है। और अब मानिए कि हम इसके दूसरा जो पद है n-1, यानी n की जगह अब आपको क्या रखना है? n-1 रखना है। क्या रखना है? यहां हम लिख देते हैं कि n बराबर n-1 रखने पर, समझ रहे हैं? n-1 रख रहे हैं, किसकी जगह रख रहे हैं? इस n की जगह, देखो n की जगह हमने क्या रखा? n-1 रख दिए। इधर चलिए, इधर हमारे पास में कौन है? बराबर, और बराबर 9 - 5, और n की जगह क्या रखना है? n-1। इसको हम बेटा दे देंगे समीकरण 2। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 2 दे देंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप हल करके भी समीकरण नंबर 2 दे सकते हो। कैसे? जैसे 9 - 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5n, और बेटा देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस, और 5 एकम 5। ये बेटा ये वैल्यू देखिए किसके बराबर आई? देखो 9 और 5 दोनों क्या है? अचर है। दोनों क्या है? अचर। भाई संख्या ही तो है, कौन सी फैमिली है? अचर पद वाली फैमिली है। तो यहां से हमने दोनों को देखा तो यहां पर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। तो 9 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 14 है माइनस 5n। ठीक भाई, 5n तो ऐसे कैसे रहेगा? क्यों? क्योंकि इसका n का कोई और पद है ही नहीं जिसको जोड़े या घटाएं। तो ये मान किसके बराबर आया हमारा? n-1 के बराबर। इसी के बराबर आया ना, यही चल रहा है ना हमारा a और n-1 इसके बराबर आया। इसको हम दे देते हैं बेटा समीकरण नंबर 2।
क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखिए ये अगला पद है और ये एक पहला पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, या ये मान लो कि ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं कि ये n है तो इसमें से तो अपन एक कमी कर रहे हैं ना, एक कमी कर रहे हैं ना दोनों में, तो हम ये कर लेंगे कि देखिए कि सार्व अंतर जो हम ज्ञात कर रहे हैं, इसका एक सीधा तरीका भी आपको मैं बता दूंगा अभी। तो सार्व अंतर जो है d हम जो ज्ञात करेंगे वो यहां पर क्या करेंगे, हम जानते हैं a2 माइनस क्या होता है a1, a2 माइनस a1। तो यहां पे मान लीजिए कि ये वाला मान तो है a2 और ये वाला मान क्या है a1, ये वाला मान क्या है a2 और ये वाला मान क्या है a1। तो a2 की जगह हम रख रहे हैं देखो 9 माइनस 5n रख दिया, और a1 की जगह देखो माइनस का चिन्ह, ऐसे कैसे आप नोट करोगे, और इसका मान रखेंगे, देखो ये मान है तो इस मान को अपन ब्रैकेट में रख देंगे। हम क्यों रखेंगे ब्रैकेट में, बताओ ब्रैकेट में क्यों रखा इस मान को, क्योंकि बाहर कौन है माइनस, ये बाहर माइनस है, इसलिए हम इससे आगे रखने वाली सभी चीजों को ब्रैकेट में रख देंगे। तो यहां से देखो 9 माइनस 5n, बेटा ये ब्रैकेट को अपन अगर हटाएं तो देखो ये माइनस का है, जब ब्रैकेट हटाएंगे ना तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, अंदर के चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस का, सॉरी किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये माइनस है और 14 किसका दिख रहा है, प्लस का है, तो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो वैसे भी माइनस ही आएगा। और यहां पे देखो माइनस किसका है, ये यहां पे माइनस है ना, ये अंदर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा 5n। सही, क्लियर। अब यहां ध्यान दो कि देखो 9 है, संख्या है 9, और अचर पद कौन सा, एक ये है और ये दोनों ही तो है अचर पद। तो 9 प्लस का है, 15, ये 14 किसका है, माइनस का, यानी ये 14 को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो 9 में से 14 जाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 14 गए तो क्या बचा, और 5n किसका है, और ये n किसका है, यानी दोनों एक ही फैमिली है, n वाली फैमिली। तो 5n प्लस का है और 5n माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो d होगा वो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, अब एक तो होता है ये तरीका, ठीक है, और एक अन्य तरीका क्या है इसका, तुम्हारी बुक में प्रश्न भी है, ये ऐसे 2 प्रश्न है ऐसे वाले। तो यहां पर देखिए अगर अपन दूसरी तरीके से करना चाहें तो दूसरे तरीके से ये कर सकते हो, भाई हमको क्या है, इधर दिया गया है, देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, an बराबर 9 माइनस 5n, बोलो दिया गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे, दे देंगे, और यहां से बारी बारी से हम क्या करेंगे, n बराबर पहले तो रखेंगे 1, क्या रखेंगे 1, तो 1 रखो बेटा, देखो a1 जहां भी n दिखे वहां 1 नोट करना है, 9 माइनस 5 और n की जगह 1। तो बेटा यहां पर देखिए 9 माइनस 5 से कम 5, तो 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4। क्लियर। अब यहां हम देखेंगे n बराबर 2, अब क्या रख रहे हैं, n बराबर 2, तो n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, a2 बराबर 9 माइनस 5 और n की जगह क्या पुट कर रहे हो, 2। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 9 माइनस 5 दूनी 10, 9 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहां देखो अगर मैं यहां से बेटा सार्व अंतर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होगा a2 माइनस a1, होगा कि नहीं, बोलो होगा। अब यहां से देखो a2 की वैल्यू कितनी है, -1 है कि नहीं, बोलो a2 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस का चिन्ह ये रहा, और a1 की वैल्यू किसमें है, ये रहा 4, तो ये तो प्लस का है ना, तो प्लस का है, ये लो रख दिया। अब दोनों को आप सोल्व करोगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ब्रैकेट नहीं है दोनों के बीच में, ना मल्टीप्लाई का चिन्ह हो रहा है तो गुणा तो होंगे नहीं, तो क्या होंगे, जुड़ेंगे, जुड़कर कितने हो गए, 5, लेकिन ये 5 किसका आएगा, माइनस का। मैंने बताया था ना, दुकान वाला हिस्ट्री बताया था आपको, तो वहां से देखेंगे तो ये -5 आ जाएगा। तो यहां पर d की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब आप चाहे इस विधि से करो चाहे इस विधि से करो, जो विधि ठीक लगे उससे कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा।
ठीक है, जो विधि आपको ठीक लगे उस विधि से आप कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? हमें आंसर चाहिए तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। क्लियर? किसी को समस्या? बिल्कुल बिल्कुल मक्खन की तरह नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए फिर, ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम। तो देखो प्रश्न संख्या 2, 1 से 100 तक के मध्य 6 से विभाजित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये शब्द होता है ना योगफल, योगफल, योग को अभी अभी हमने बताया था कि योग को हम बोलते हैं सम। तो सम से एस से आपको याद हो जाना चाहिए एस एन का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस एन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक, अब एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसका भी देखो, सोचो आप, दिमाग लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? भाई दो फॉर्मूले पढ़े हमने, एक तो एस एन वाला, एक तो थोड़ा बड़ा वाला फॉर्मूला पढ़ा था, एक छोटा वाला शॉर्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने। दो फॉर्मूले पढ़े हैं ना। इसके लिए देखो, पहले ऐसा प्रश्न करने के लिए सबसे पहले ये देखो श्रेणी बनाओ। आप क्या बनाओगे? ये कह रहा है कि 1 से 100 तक की अंक है, 1 से 100 तक की संख्याएं हैं। अब उनमें ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 6 से भाज्य हैं, जिनमें 6 का भाग जाता है, और फिर उनका योगफल भी ज्ञात करना है। जैसे 6 से भाज्य कौन है? 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है। ऐसे 100 तक 6 से भाज्य कुछ संख्याएं हैं। उन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, कितना योगफल आएगा, वो योगफल आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो हम एक चीज लिखेंगे यहां, क्या कि भाई एक ये 6 संख्या 6 से भाज्य है ना, तो हम यहां लिखेंगे देखो 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य 6 से भाज्य, विभाजित कह दो चाहे भाज्य कह दो, भाज्य संख्याओं का अनुक्रम। भाई एक श्रेणी बनाएंगे। भाई पूरी संख्याएं अपन नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ संख्याएं तो हम लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 6, पहली संख्या 6 से भाज्य है, फिर कौन आएगा? 12 है, 18 है, 24 है, और ऐसा करके पूरी संख्याएं लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लास्ट में एक ऐसी संख्या देखो जो लास्ट में आए और जिसमें 6 का भाग जाएगा, जिसमें 6 का भाग जाएगा। ठीक है, तो लास्ट की संख्या कौन है? 100। अब 100 में तो 6 का भाग जाता नहीं है, 100 में 6 का भाग जाता नहीं है, तो किस में दें? उससे पहले आओ 99 में। क्या 99 में 6 का भाग जाता है? नहीं जाता। 6 का भाग किस में जाएगा? जिसमें 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी जाएगा, ऐसी संख्या में जाएगा। 6 की भाजकता का नियम अगर आपको याद हो तो 6 का भाग किस में जाएगा? जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है। तो 99 में देखो 99 है, मैं कुछ संख्याएं लिख लेता हूं। जैसे मैंने 100 लिख दिया, 99 लिख दिया, 98 लिख दिया बेटा, 97 लिखा, मैंने 96 लिखा, मैंने 95 लिखा, मैंने 94 लिखा, मैंने 93 लिखा, मैंने 92 लिखा, 91। केवल ये संख्याएं नोट की, ये केवल रफली चल रही है। अब देखो 100 में भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 100 में 3 का नहीं जाता। भाई 6 का भाग किस में जाएगा? जिसमें 2 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, उसमें जाएगा। दोनों का जाना चाहिए, उसमें 3 का भाग भी जा रहा हो और 2 का भाग भी जा रहा हो। क्या समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि भाई 6 का भाग किस में जाएगा? जिसमें 2 का भी जाए और 3 का भी जाए, दोनों का जाना चाहिए। अगर किसी एक का जाता है तो वो मान्य नहीं होगा। तो जैसे 100 हम जानते हैं सम संख्या है, और सम संख्या में 3 का भाग जाता नहीं है। ये भी सम संख्या है, इसमें 2 का नहीं जाता, तो फिर 6 का कहां से जाएगा? नहीं जाएगा। 98 है, इसमें 2 का तो जा रहा है, लेकिन 3 का नहीं जा रहा, क्योंकि 9 + 8 कितने हो रहे हैं? 17, और 17 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो अब 97, इसमें 2 का नहीं जाता, तो 3 का जाए चाहे नहीं जाए देखना ही नहीं है। 96 है, इसमें 2 का जा रहा है, 2 से भाग हो रहा है और 3 का भी जा रहा है। देखो 9 और 6 कितने हो रहे हैं? 15, 15 में 3 का जाता है, तो इसमें यानी कि लास्ट वाली जो संख्या हमारे पास में आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 96 आएगी। कितनी आ जाएगी? 96। अब सुनो एक चीज देख रहे हैं आप, जैसे ये तो पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, और ये कितने पे है? अंतिम पद है। कौन है? और अंतिम पद कितने नंबर पे है ये हमको पता नहीं है ना भाई। जैसे ये तो चौथे तक निकाल लिए, 96 कितने नंबर पे आएगा ये हमको पता ही नहीं है, ये लास्ट पद है। तो हम यहां एक चीज मैंने आपको कल ये रिवाइज करवाई थी कि भाई जब भी आप कोई समांतर श्रेणी देखोगे तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए A1 A2 की वैल्यू लिखना। किसका मान लिखना?
तो यहां हमारे पास में a1 का मान a के बराबर है, जो कितना है 6 है, और a2 की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 12 है। और अगर आप चाहें तो सार्व अंतर यहां ज्ञात कर सकते हैं, d बराबर a2 माइनस a1 जो कि है 12 माइनस 6 जो कि 6 आएगा, जो कि हमें पहले ही दे रखा है कि 6 से विभाज्य है, तो 6 का ही तो अंतर आएगा, तो d का मान कितना आ गया 6। ठीक, अब यहां देखो आप योगफल का कोई भी फॉर्मूला यूज करो दोनों में से, वहां हमको n की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? n का मतलब पदों की संख्या, n का मतलब पदों की संख्या। तो क्या ये पदों की संख्या हमको दी हुई है कि भाई 20 पद है, 25 पद है, 30 पद है, ऐसा कुछ दिया है? नहीं दिया हुआ। तो वो n हम पहले क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे, पहले वो n हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान दीजिए। तो वो n ज्ञात करने के लिए देखो बेटा, यहां पे ये जो मान दिया गया है वो किसका मान है? आपको पता है किसका मान है? ये an का मान है। किसका मान है? an का मान है। और ही इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो? l के इक्वल भी लिख सकते हो, जो कि हमको कितना दिया है 96 दिया हुआ है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है? an। भाई an का फॉर्मूला यही तो होता है ना, यही पढ़ा है हमने। an इधर लिख रहे हैं, हमने इस बार इधर लिख दिया है, कोई गलती नहीं की हमने। तो यहां से देखो जो जो मान आपके पास हैं वो सारे मान यहां रख दो बारी बारी से। जैसे a का मान कितना है बेटा? a का मान 6, n का मान नहीं है, और d का मान कितना है? d का मान भी 6 है, और an का मान कितना है? 96। तो ये 96 हमने यहां पर रख दिया है, रख दिया। अब यहां से देखिए, आप पहले पक्षांतरण किसका करेंगे? जो प्लस में या माइनस में होता है उसका पक्षांतरण करेंगे, यानी ये जो एक ही जगह हमने मान रखा है इसका पक्षांतरण करेंगे। तो ये बेटा उधर जाएगा, तो इधर कौन है? पहले से 96 है, तो इधर जाएगा तो ये माइनस का होगा कि नहीं होगा? होगा। और इधर कौन है? n माइनस 1। देखिए ये 6 इंटू में है, तो इधर जाएगा तो ये किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो इधर हमारे पास में केवल क्या बचेगा? n माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा? n माइनस 1 बचेगा। अब यहां देखिए n माइनस 1 बराबर, यहां 96 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 90, और बटे में कौन है? 6। क्या 6 का भाग चला जाएगा क्या इसमें? 6 का भाग दे दीजिए, 6 का 6, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 को यहां बीच में रखेंगे तो 30, और 30 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी कि 6 का भाग 90 में हमने दे दिया कितनी टाइम? 15 टाइम दे दिया, 15 बार दिया आपने। अब यहां से देखो बेटा, हमको n का मान फाइंड करना है, तो आप इस माइनस 1 को इधर भेजेंगे, जो कि इधर 15 पहले से है, 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो n की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है 16। कितनी आ जाती है? n का मान कितना आ गया है? 16। यानी अब आपको कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 16 पदों का जो है योग ज्ञात करना है। हमें यह मालूम हो गया है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा? 16 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 16 संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब ये 16 संख्याओं का योग जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यहां पर देखो एक चीज ये है कि आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो, चाहे आप बड़े वाला फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो दोनों में से किसी कोई भी फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास योगफल आ जाएगा। जैसे हम देखें Sn बराबर, ये हम लिख लेते हैं बेटा, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि n बटे 2 और a प्लस l, ये फॉर्मूला है। अब यहां से देखो Sn, n की वैल्यू कितनी है? 16। n की वैल्यू कितनी है? 16। तो यहां से देखिए 16 बटे 2, और a की वैल्यू हमारे पास में है 6, और यहां l की वैल्यू हमने मानी कितनी? 96 है। ये देखिए रख दिए सारे मान। और यहां से बेटा देखो 16 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 8, और 96 और 8 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 96 और 6 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। 102 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 2 से 16, 2.5 में 1 लग गया, 0 1, और 8 एकम 8। तो ये बेटा 816, ये क्या आ गया है? 16 पदों का योगफल आ गया है। ठीक है, यानी कि जो 1 से 100 तक के मध्य जो 6 से भाज्य संख्याएं थी उनका योगफल 816 आ जाता है। तो हम लिख देंगे, अतः उन सभी का योगफल 816 होगा।
ठीक है, ऐसे प्रश्न आपकी बुक में है, तो उन प्रश्नों को आपको इसी क्रम में याद मतलब जो है सोल्व करना है। बताइए कोई समस्या इसके अंदर। सबसे पहले क्या किया हमने, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। देखो 1 से 100 तक के मध्य 6 से विभाजित संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, 1 से 100 तक की संख्याएं हैं और वो कितनी 6 से भाज्य हैं। तो पहले तो ये मालूम करो कि भाई 6 से भाज्य संख्याएं कितनी है। भाई 10 है, 20 है, 30 है, कितनी संख्याएं हैं। तो उसके लिए क्या किया, पहले तो हमने क्या बनाया, श्रेणी बनाई। भाई देखो 1 से 100 तक के बीच में 6 से भाज्य कौन होगा, जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 1 के बाद में पहली संख्या कौन है जिसमें 6 का भाग जाएगा, 6 ही है। फिर 12 आएगी, फिर 18 आएगी। भाई इनके अलावा तो कोई संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाता नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग की कुछ संख्याएं जो है श्रेणी में इस प्रकार से लिख ली है। और लास्ट में हमने देखा कि लास्ट की भी एक संख्या हम ढूंढ लेते हैं। तो हमने 100 से स्टार्ट किया, तो 100 में 6 का भाग जाता नहीं है, 99 नहीं जाता, किसमें जाएगा, 96 पे जाएगा। तो ये 96 जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमारा कौन सा पद प्राप्त हुआ है, अंतिम पद प्राप्त हुआ है। कौन सा पद प्राप्त हुआ है, अंतिम पद प्राप्त हुआ है। और अंतिम पद को हम क्या कहते हैं, एल लिखते हैं, जो कि हमने यहां नोट किया हुआ है। तो देखो ये श्रेणी हमको प्राप्त हो गई, ये श्रेणी हमको मिल गई है। ये श्रेणी जो मिली है, इस श्रेणी में a1 का मान a के बराबर जो कि 6 है, a2 का मान 12 है। तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, d सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 में से a1 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 6 बचेगा। ये d आ गया। अब इसके बाद में देखो हम जानते हैं कि जो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर an। ठीक है, अक्सर हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं ना an ऐसे, an बराबर यही तो होता है। तो हमारे पास an की वैल्यू दी हुई है, an की वैल्यू दी हुई है। इसलिए हमने क्या किया कि n का मान फाइंड करने के लिए इधर हमने an को इधर लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब यहां देखो 6, a की वैल्यू 6, n की वैल्यू है नहीं हमारे पास में, 1 एस आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी है, 6, हमने जो अभी ज्ञात की है। और an की वैल्यू कितनी है, 96। ये काम क्यों कर रहे हैं हम, ये क्यों कर रहे हैं, n का मान फाइंड करने के लिए, n का मान प्राप्त करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखो हमने पहले तो 6 को भेजा, कौन से वाले 6 को, जो प्लस में है, इधर a का मान है उसको इधर भेजा। तो उधर किस में है, यहां कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में माना जाएगा। और इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और ये इंटू में है ना 6, d का मान इंटू में रहता है, हमेशा गुणा में रहता है। तो इसको इधर भेजेंगे किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यहां से देखो 96 में से 6 जाएगा तो 90 बचेगा, और बटे में 6 ऐसे कैसे आएगा। इधर हमारे पास में ओनली क्या शेष रह रहा है, n-1। तो n-1 इज इक्वल 90/6। और 90 में 6 का भाग अपने कितने टाइम दिया, 15 टाइम दे दिया है। अब यहां देखो -1 को हमने इधर भेजा, तो ये देखो 15 के पास में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर किसमें है, माइनस में। तो यहां पे n बराबर 15 प्लस 1 आएगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर। यानी 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में 6 से भाज्य संख्याएं कितनी है, 16 है। अब हमें क्या करना है, केवल इनका योगफल फाइंड करना है। तो योगफल के लिए आप जो भी फॉर्मूला यूज करना चाहो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो l का मान भी है, d का मान भी है ना। तो दोनों में से कोई सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, चाहे ये लगा कर सकते हो, या फिर जो बड़ा वाला हमने पढ़ा था उसकी सहायता से कर सकते हो। तो ये हमारे पास में देखो n की वैल्यू 16 रख दी और a की वैल्यू 6 है, l का मान 96 है। यहां दोनों को ऐड करके 102 निकाला और यहां से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो इनका योगफल कितना आ जाता है, 816 आ जाता है। बताइए कोई समस्या किसी को, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ऐसा ही क्वेश्चन तुमसे हल करवा ले, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा 2012 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्जाम था, उसमें 2012 में आया हुआ है। ठीक है, अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, लिखते जाइए। ये जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि इस पैटर्न का अगर आपका प्रश्न आता है कोई, तो उसको आप बिल्कुल सोल्व करेंगे। आ रही बात समझ में भाई, इस पैटर्न का कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको आप हल करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हमारी बुक में ऐसे काफी प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। ठीक है, देखिए तो अपन मानते हैं क्या कि कितने वर्षों में, कितने का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, n। बोलो बताया था कि नहीं बताया था, कि n का कितना, n का मतलब होता है कितना, कितने कितने पद है। आ रही बात समझ में। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि माना n वर्षों में, कितने वर्षों में, n वर्षों में वेतन 7,000 रुपए हो जाता है। कितने वर्षों में, n वर्षों में। कितने वर्षों में, n वर्षों में। ठीक है,
तो अब यहां एक चीज देखिए कि हमको ये जो प्रारंभिक वेतन कितना है उसका 5000, ये पहले था उसका प्रारंभ में कितना वेतन था 5000। तो हम यहां नोट कर लेते हैं बेटा कि प्रारंभिक वेतन, प्रारंभिक जो वेतन है उसका, अब प्रारंभिक का मतलब प्रथम, और प्रथम का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लिखते हैं बेटा ए से, लिखते हैं कि नहीं लिखते बोलो। और ए का मान किसके बराबर होता है A1 के बराबर, जो कि हमें कितना मिला है 5000 रुपए। ठीक, ये मेरा भाई प्रारंभिक वेतन है भाई, शुरू में कितना था उसका प्रारंभिक का मतलब प्रथम मूल्य, जो प्रथम जो उसका मासिक वेतन है वो कितना है 5000 रुपए, ये हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हो रही है, प्रतिवर्ष वृद्धि कितनी है, यानी कि हम यहां नोट कर देते हैं कि वार्षिक वृद्धि, और ये वार्षिक वृद्धि को हम डी कह रहे हैं, और ये कितना है 200 है, कितना है 200। भाई हर वर्ष बढ़ रही है, जैसे पहले वर्ष कितना 5000, दूसरे वर्ष 5200, फिर अगले वर्ष 5400, फिर अगले वर्ष 5600, तो 200 का अंतर आ रहा है, 200 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो डी का मान कितना है 200 रुपए। अब देखिए 5000 है, 200 रुपए बढ़ा पहले वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में 200 बढ़ा, फिर 200 बढ़ रहा, ऐसे बढ़ते 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 कितना हो गया 7000, कितना हो गया। तो हमें ये मालूम है क्या कि कितने वर्षों में हुआ, ये नहीं मालूम है भाई, कौन से वर्ष में 7000 रुपए हुआ, कौन से वर्ष में, 5वें वर्ष में हुआ, 6वें वर्ष में हुआ, 7वें वर्ष में हुआ, कितने वर्ष में हुआ, कौन से वर्ष में हुआ, कौन सा, और कौन से को हम लिख रहे थे बेटा AN, बताया था कि नहीं बताया था, मैंने कहा था कि शब्दों से इस प्रश्नावली में बहुत कुछ सीख सकते हो। तो कौन से वर्ष में हो रहा है, तो उसको AN लिखा हमने, यानी ये 7000 किसका मान है, AN का मान है, किसका मान है AN का मान है। आ रही है बात समझ में। अब देखिए, अब हम यहां एक फॉर्मूला लिख लें कि अच्छा ये चीज भी अपन नोट कर लेते हैं कि भाई 7000 रुपए हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको हम मान लेते हैं साथ में AN, क्या कि दिया गया है, क्या दिया गया है AN बराबर 7000 रुपए, इसको 7000 माने AN। भाई कौन से वर्ष में 7000 हुई है पता नहीं हमको, तो AN बराबर 7000। अब बेटा AN की जगह हम AN वाला फॉर्मूला नोट कर सकते हैं क्या, बोलो होता है कि नहीं होता। इस AN की जगह ये फॉर्मूला पुट किया, इधर हमारे पास में क्या है 7000 है कि नहीं, बोलो यहीं से स्टार्ट कर दिया हमने, इसको किया कि नहीं किया, यहीं से भाई AN की जगह क्या पुट कर दिया ये फॉर्मूला, और इक्वल में ये एज आ गया। अब यहां से देखो A की वैल्यू कितनी है, यहां देखो अभी आपने नोट की है 5000, ध्यान दीजिए 5000 प्लस N का मान है, क्या N का मान वो तो हम ज्ञात कर रहे हैं, माना है ना हमने, और D का मान कितना है बताओ 200 है, और इधर कौन है 7000। आपको N का मान फाइंड करना है, और अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने वही मान ज्ञात किया है। तो यहां से देखिए पहले पक्षांतरण किसका करोगे बताओ, किसका करोगे, इसका करेंगे ना, तो 7000 माइनस 5000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 200 कहां चला जाएगा बेटा बटे में चला जाएगा, और यहां कौन बचेगा ओनली N-1 ये बचेगा। तो N-1 बराबर देखो 7000 में से 5000 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2000, और बटे में क्या रहेगा, तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, और ऊपर हमारे पास कितना है 20, और 20 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा 10, और साथ में अपन ऐसा करते हैं, ये भी कर लेते हैं कि ये इधर कौन है N-1 है, तो इधर बच गया 10, तो एक को उधर ट्रांसफर करो, पक्षांतरित करोगे तो किस में चला जाएगा प्लस में, तो N की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, N की वैल्यू कितनी आई बोलो 11, और N हमने क्या माना था वर्षों की संख्या, तो हम यहां लिखेंगे अतः 11 वर्षों में मासिक वेतन 7000 रुपए होगा, यानी कि 11 वर्ष होंगे ना तब जाकर के उसका वेतन कितना होगा 7000 होगा। भाई पहले वर्ष में 200 बढ़ा, फिर अगले वर्ष में 200 बढ़ा, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले कितना था 5000 था, फिर 200 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कितना हो गया 5200, फिर 200 बढ़ेगा, फिर कितना हो गया
400, फिर 200 बढ़ेगा, ऐसे करके 11 बार आपको जोड़ना पड़ेगा। कितने बार? 11 बार, तब जाके कितना हो जाएगा? 7,000 रुपए उसका वेतन हो जाएगा। बताइए किसी को समस्या है क्या? अरे बोल दो, वीडियो चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई दिक्कत होगी। पूछ लो, नाम थोड़ी आ रहा है तुम्हारा। अरे पूछ लो, नहीं पूछ रहे? ठीक है, तो फिर नोट कर लीजिए। बूझोगे तो जानोगे। मैंने 2 चीज आपको बता रखी है, क्यों और कैसे। उस चीज को आप बड़े ध्यान से देखिए कि ये चीज, ये जो स्टेप लिखी है वो कैसे लिखी है, क्यों लिखी गई है, वो रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और शिक्षक क्या करता है, अध्यापक क्या कर सकता है, टीचर क्या कर सकता है? केवल आपको वही चीज बता सकता है कि ये इस प्रकार से हुआ है, समझना आपको है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और ऐसे कितने क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो बुक में आपको हल करने हैं, वो मैं भी आपको नोट करवा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो तो प्रश्न है एपी 2, 7, 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। एपी है, समांतर श्रेणी है, 2, 7, 12 ऐसे श्रेणी चल रही है, उसका 11वां पद ज्ञात करना है। मतलब 11वां पद का मतलब पहले पद पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे कुछ और है, ऐसे करके नंबर जो 11वें पे आएगा, वहां 11वें पे कौन सा नंबर आएगा वो हमको बताना है। तो सबसे सीधा काम मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक छोटी सी बात आप लोगों को याद रखनी है, जो मैंने बताई थी वो याद भी नहीं रही तुमको। क्या बताई थी मैंने? कि जब श्रेणी को देखो आप, जब समांतर श्रेणी को देखो तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा पहला काम होता है a1 का मान लिखना, जो कि a के बराबर है, और वो कितना है? 2। उसके बाद में काम होता है a2 का मान लिखना, जो कि कितना है? 7 है। और उसके बाद में नंबर आ जाता है हमारा सार्व अंतर d का। बताया था कि नहीं बताया था? और d का वैल्यू कितना होता है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू है 7 और a1 की वैल्यू है 2, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ये आपकी d की वैल्यू आ गई है। बताइए, कोई समस्या नहीं है। अब मैंने एक चीज आपको याद करने के लिए और बताई थी स्टार्टिंग में, कि जहां पे ये शब्द आ जाए वां, ये वां, इस वां से पहले जो संख्या होगी इधर, वो n होगा। तो देखिए ये वां है और वां से पहले जो संख्या है वो n का मान है। किसका मान है? बताइए, बताया था मैंने आपको। तो n का मान भी यहां लिख लेते हैं हम, n बराबर है 11। 11वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। बोलो, मन में बोलो आप, 11वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद। अंदर प्रश्न किया करो, कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद। और कौन सा पद को हम बोलते हैं क्या? nवां पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताया था कि नहीं बताया था? कौन सा पद को क्या बोलते हैं? nवां पद ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बोलो, जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हो तुम? हाँ, देखिए तो यहां से n की वैल्यू कितनी है? 11। और यहां देखिए a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1, डी की वैल्यू है 5। यहां से देखिए बेटा 2 प्लस 10 को 11 में से 1 जाए कितना बचेगा? 10। और 10 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 50। और कितना हो गया है? 52। ये आपका कौन सा पद आ गया है? 11वां पद आ गया है। आया कि नहीं आया? तो हम लिखेंगे अतः 11वां पद कितना होगा? 52 होगा। बताइए कितना इजी प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, हर बार आता है ऐसा प्रश्न, संख्या चाहे बदल जाए लेकिन ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में आता है। बताइए, कोई समस्या नहीं है? कर सकते हैं? तो आपकी बुक में जो 5 पॉइंट जो 2 दे रखी है, उसमें देखिए ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे स्टार्टिंग में ही। कौन सा? अच्छा, टेबल में, सारणी में। ठीक है, इसको नोट कर रहे हैं क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो प्रश्न बताइए क्या है, किसकी वैल्यू है? बताओ क्या क्या मान दिया है? a बराबर माइनस 18.9, d बराबर है 2.5, n का मान यहां हमको ज्ञात करना है। an का कितना है? an का 3.6 है। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है। तो यहां पे देखिए कैसे करेंगे हमको पता है यही फॉर्मूला काम आएगा। ऐसे ही देखो an बराबर हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता बताओ। अब मैं इस an को उठा के इधर लिख रहा हूं बेटा, an लिख सकता है क्योंकि हमें an का मान दिया हुआ है। तो चलिए ध्यान दीजिए, a की वैल्यू कितनी है माइनस 18.9 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू है 2.5 और इस an की वैल्यू कितनी है बेटा 3.6। बोलिए है कि नहीं है। यहां से देखो n माइनस 1 को तो हम यही रख लेते हैं, ये उधर जाएगा 3.6 है तो a का मान ही तो जाता है पहले उधर, तो ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 18.9, इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो यहां से देखिए और ये 2.5 कहां चला जाएगा बेटा बटे में चला जाएगा। तो यहां से देखिए n माइनस 1 इज इक्वल 3.6 और 18.9 को ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे ध्यान दीजिए, 3.6 और 18.9 तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 22.5, कितना होगा 22.5 हो जाएगा। और 22.5 में आपको 2.5 से डिवाइड करना है। अब कोई कहे सर हमको तो दशमलव के भाग आते ही नहीं है, दशमलव का भाग आते ही नहीं है, क्यों सीखा नहीं तुम लोगों ने, सीखा नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, तरीका देख लीजिए। जब ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो बेटा बटे में क्या लगाएंगे 10। भाई क्यों लगाते हैं 10 क्यों लगाए, देखिए इसका रीजन, ये दशमलव है, दशमलव के इधर कितने अंक है एक, तो 1 0 लगाएंगे और दशमलव को हटा करके क्या लगा देंगे 1। और जब देखो अंश से अपन दशमलव हटाते हैं तो हर में 0 लिखते हैं और हर से हटाएंगे तो कहां लिखेंगे ऊपर, ये सीधा तरीका है आपको बताने का। तो यहां से मैंने दशमलव हटाया तो यहां भी क्या लग जाएगा, तो बताइए 10 से 10 इजी कैंसिल कर सकते हो और 25 का बाद 225 में दे सकते हो, कितनी टाइम जाएगा 9 बार चला जाएगा। भाई 100 में 4 बार जाता है तो 200 में 8 बार गया और एक एक्स्ट्रा है तो 9 बार चला गया। यहां से देखिए एक इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर 10, ये लीजिए तो n का मान कितना आ जाएगा 10, यानी कि पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 10 इसमें आ जाएगी। बताइए क्लियर, ठीक है। तो देखो 5.2 है ना, उसमें लगभग सभी प्रश्नों में इसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है, बस आपको करना आना चाहिए उसका यूज, ठीक है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नहीं बॉक्स का नहीं आएगा, ऐसे मान दे देगा कि यदि इसमें ये है तो इसमें किसका मान पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे में आपको कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है, जो आपको सोल्व करने हैं। हमने 4 तरीके के प्रश्न सोल्व किए हैं, कितने तरीके के 4 तरीके के प्रश्न किए हैं जो आप लोग ऐसे प्रश्न बुक में भी करेंगे, ठीक है। कोई समस्या हो तो पूछ लेना, ठीक है।